आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी इंट्रोडक्शन। जीएसटी को बेसिक से लेके चलेंगे। चलिए समझते हैं सबसे पहले जीएसटी होता क्या है। ओके सर, जीएसटी से पहले हमें पता चलना चाहिए कि सबसे पहले हमें ये होना चाहिए पता कि टैक्स क्या होता है सर। तो व्हाट इज टैक्स? तो वन बाय वन हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे चीजों को, देन वी विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी। सो बेसिक चीज यहाँ पे क्या है, आपको ये चीज समझनी है कि जीएसटी से पहले भी हमारे पास एक टर्म है जिसे बोलते हैं टैक्स। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सर व्हाट इज टैक्स। जब हमें टैक्स पता चल जाएगा उसके बाद हम लोग जाएंगे टाइप्स ऑफ टैक्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ टैक्स के ऊपर फिर हमारे पास यहाँ पे दो सब्जेक्ट मैटर बनते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। ये बात तो आपको पता ही है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जहां से हम लोग जीएसटी के बारे में सोचने से पहले हम लोग सीखेंगे कि टैक्स बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज टैक्स, हाउ इट इज कलेक्टेड एंड व्हाट एम्पावर्स द पर्सन, बेसिकली गवर्नमेंट, हु कलेक्ट्स द टैक्स। ठीक है, तो सारी चीजें सीखते हुए फिर हम लोग यहाँ और यहाँ से स्टार्ट करेंगे आईडीटी से, है ना। तो आपका बेसिक जो है वो दोनों मतलब सब्जेक्ट्स का एक ही है बेटा। मतलब टैक्स ही आपका बेस है। अगर आप टैक्स समझ जाते हैं देन यू कैन गो फॉर डीटी और आईडीटी। तो इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मैं बोलूं तो दोनों का इंट्रोडक्टरी पार्ट बिल्कुल सेम होता है, बट हम लोग यहां से अपनी राहें बदल लेते हैं जब हम लोग टैक्स को समझ जाते हैं। चलिए टैक्स को समझते हैं सर। व्हाट इज टैक्स? Tax is a mandatory financial charge levied by the government on taxable person। तो सर यहाँ पे मेरे सामने दो तीन शब्द आते हैं। सबसे पहला मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज, सबसे पहला शब्द मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज levied by the government। सेकंड, थर्ड टैक्सेबल पर्सन, ऑन टैक्सेबल पर्सन। पहले सबसे पहले शब्द का मतलब समझते हैं, मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। व्हाट डज इट मीन? सर मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं आपको। मैंडेटरी का मतलब तो आप जानते ही हैं, मतलब सर एकदम जरूरी या एकदम प्रेजेंट रहने वाला ऐसा पॉइंट जो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, वेदर एनी कंडीशन अराइज और नॉट। कोई कंडीशन हो या ना हो ये हमेशा होगा। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, जैसे हमारे लिए इनकम कमाना मैंडेटरी है फॉर जीवन यापन, है ना सर। मैंडेटरी है क्यों? अपनी लिविंग के लिए। तो हमें लिविंग के लिए जैसे मैंडेटरी है इनकम, वैसे ही यहाँ पे बताया गया है टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज का अर्थ क्या हुआ कि आप वेदर यू आर पुअर, वेदर यू आर रिच, कुछ भी हो आप, आपको मैंडेटरी है ये फाइनेंशियल चार्ज बॉर्न करना, फाइनेंशियल चार्ज बॉर्न करना। सर क्यों, कैसे, किस लिए, ये सब अभी हम लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फाइनेंशियल मैंडेटरी चार्ज क्या था। वो हमको समझ में आया कि इट इज नॉट ऑप्शनल। इट इज नॉट ऑप्शनल मतलब सरकार हमसे पैसा मांगने आएगी, ये तो हमें पता है सरकार हमसे पैसा मांगती है। क्यों मांगती है, किस कैपेसिटी में मांगती है, क्या उसके पास वो पावर है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट अभी आप समझ के चलो कि सरकार हमसे पैसा मांगने आई टैक्स का। तो अगर ये ऑप्शनल होता देन इट वुड बी माय डिसीजन कि मैं उसको पैसा दूं कि ना दूं। कोई सा भी टैक्स हो, लेट इट बी डायरेक्ट टैक्स, लेट इट बी इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो ये ऑप्शनल तो नहीं है। इट मींस जब भी सरकार मेरे पास पैसा मांगने आएगी आई हैव टू पे द टैक्स। ओके, इट इज द right of government to recover tax from residents। ओके, जो भी लोग एक जगह पे रहते हैं उस जगह की सरकार को यह अधिकार है कि वो उनसे टैक्स वसूल कर सकती है। सर ये अधिकार किसने दिया उनको, अभी हम लोग बात करेंगे ये अधिकार कैसे डेवलप हुआ और द पीरियड ऑफ टाइम, ये भी मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में इतनी क्लियर करना चाहता हूँ टैक्स को लेके कि वो कोई सा भी टैक्स हो, फिर इनकम टैक्स हो, चाहे आईडीटी हो, जीएसटी हो या कस्टम्स हो, आपको दिमाग में क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि सबसे पहले टैक्स क्या है। ओके सर, यहां तक हमें समझ में आ गया कि मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज का मतलब ये ऑप्शनल नहीं है। अगर मैं चाहूं कि ना दूं टैक्स तो ऐसा नहीं हो सकता, मुझे सिचुएशन में, हर सिचुएशन में टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। इसके बाद लवाइड बाय गवर्नमेंट, ये बात तो हम जानते ही, सेकंड पॉइंट की सरकार ही टैक्स लगा सकती है। क्या ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी या कोई हमारी पब्लिक कंपनी या कोई ट्रस्ट या कोई भी एनी अदर एंटिटी क्या हम पे टैक्स लगा सकती है? आंसर इज नो। सरकार ही हमारे पर टैक्स लगा सकती है। एंड व्हाट डू वी मीन बाय गवर्नमेंट? गवर्नमेंट में सारी तरीके की गवर्नमेंट आती है, उनके द्वारा पावर दी गई अथॉरिटीज को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज भी टैक्स लगाती हैं बहुत सारे, जैसे म्युनिसिपल टैक्स।
तो गवर्नमेंट अगर किसी को एम्पावर कर देती है टैक्स कलेक्शन के लिए, तो ये नहीं बोला जाएगा कि वो एंटिटी टैक्स कलेक्ट कर रही है। जैसे यहाँ पे लोकल अथॉरिटी टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो एम्पावर उसे किया है किसने? एक तरीके से गवर्नमेंट ने किया है, तो यही माना जाएगा कि गवर्नमेंट ही टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट इज अ टर्म which basically includes any administration power given by the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके तरफ भी अब हम भी बढ़ेंगे। तो अभी आप समझ के चलिए कि गवर्नमेंट में सभी चीज आ गई है ना। अभी डिफरेंशिएट कैसे कैसे लोकल अथॉरिटी कैसे अलग है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, या उनकी पावर कैसे अलग है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इतना मुझे समझ में आया, इट इज नॉट ऑप्शनल चार्ज, इट इज मैंडेटरी चार्ज, मींस इसकी पेमेंट हमको करनी ही करनी पड़ेगी वेदर इन एनी सर्कमस्टांसेस। ये लवाई कौन करता है? लवाई मतलब लगाता कौन है? लगाता कौन है इसको? भाई गवर्नमेंट लगाती है। गवर्नमेंट कैसी भी हो सकती है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी या कोई भी ऐसी अदर अथॉरिटी जिसको गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है। ऑन टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है कि जो इंसान टैक्सेबल पर्सन का अर्थ क्या हो गया? वो इंसान जो सरकार की नजर में टैक्स देने के लिए लायबल है, उसे टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। सर डेफिनेशन वगैरह अभी डिटेल में बहुत ज्यादा देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा इस सेशन के बाद। आई गारंटी यू कि ये सेशन करने के बाद आपको कहीं से कहीं तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आने ही नहीं वाली है। तो टैक्सेबल पर्सन भी अब हम देख लेंगे। अभी के लिए समझ लेते हैं कि टैक्सेबल पर्सन का अर्थ है वो इंसान जिसको सरकार टैक्स लेने योग्य समझती है। क्या सर सभी लोग टैक्सेबल पर्सन होते हैं? नहीं बेटा, सभी लोग टैक्सेबल पर्सन नहीं होते। कुछ लोगों को टैक्सेबल पर्सन की एक तरीके से मान लो आप दायरे से बाहर भी रखा गया है, और वैसे मोटी मोटी देखा जाए तो सारे के सारे लोग ही टैक्सेबल पर्सन। सरकार तो यार चाहती ही है कि सरकार का जब मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही टैक्स है, तो चाहती है हर एक इंसान क्या बने? टैक्सेबल पर्सन बने। तो ये बात यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत थी? ये बात इसलिए लिखने की जरूरत थी क्योंकि सरकार कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसिस में कुछ लोगों को टैक्सेबल पर्सन मानते हुए भी उनका टैक्स माफ कर देती है, इसलिए यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन लिखा हुआ है। आगे जाके कोई भी छूट देनी पड़े, डिस्काउंट देना पड़े, रिबेट देनी पड़े, इसलिए सरकार यहाँ पे इसको टैक्सेबल पर्सन प्रोनाउंस करती है। ठीक है जी, व्हाट इज टैक्स आपको समझ में आया? 2-3 लाइनों का एकदम डेफिनेशन है छोटी सी, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स होता क्या है। तो अभी हमने सीखा टैक्स क्या है। नाउ यहाँ पे मोदी जी भी हमारे इंतजार कर रहे हैं बड़ी देर से, आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग से कि आदमी कौन खड़ा है। ये मोदी जी है हमारे, ठीक है। ये जब हाथ से हम लोग बनाते हैं, या मतलब मैं हाथ से बनाता हूँ, तो यार ऐसी ड्राइंग निकलती है। कोई बात नहीं, ड्राइंग पे ना जाइए, आप समझिए कॉन्सेप्ट को। तो देखो मोदी जी हमें कुछ कह रहे हैं, हमने यहाँ पे टेक्स्ट तो पढ़ लिया, अब आपके मन में बहुत ख्याल होंगे, तो मोदी जी क्लियर करने के लिए आए। मोदी जी क्या कहते हैं? टैक्सेस आर द राइट ऑफ गवर्नमेंट। ये बात तो अभी भी हमने पढ़ी थी ना? हाँ सर, ये बात तो हमने भी पढ़ी थी कि टैक्सेस आर द राइट ऑफ गवर्नमेंट विच इज यूज टू बेटर द सोसाइटी फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब सबके लिए, एंड ब्रिंग इक्वालिटी एंड पीस। तो टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं? टैक्सेस मोदी जी बता रहे हैं इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम सोसाइटी को बेटर कर सकें, इक्विटी ला सके और पीस ला सके, ठीक है। विद दिस मनी वी प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। हाउएवर अ टैक्स पेयर कैन नॉट आस्क अस व्हाट वी डिड विद टैक्सेस ही पेड इंडिविजुअली। देखो मैं ये पॉइंट्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये पॉइंट बेकार के नहीं, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी कॉमन सेंस को, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल चार्ज जो होता है वो मैंडेटरी है, एक टैक्स मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है। दूसरी बात हमने पढ़ी, जो हम लोग टैक्स देते हैं वो टैक्स का पैसा, जैसे मान लो मैंने दिया 20,000 रुपए टैक्स, ठीक है। अब मोदी जी ने बोला कि टैक्स हम लोग यूज करते हैं सोसाइटी के वेलनेस के लिए, बेटरमेंट के लिए। तो 20,000 रुपए देने के बाद मैं पहुंच गया अगले दिन ही मोदी जी के पास, मोदी जी का गेट खटखटाया मैंने, उन्होंने उभारा है, तो मैंने बोला भैया वो मैंने 20,000 रुपए आपको दिए थे। नाउ टेल मी, मैंने इंग्लिश में बोला, नाउ टेल मी हाउ डिड यू यूज्ड दोज फंड्स। बताओ भैया जल्दी बताओ कि मेरे 20,000 रुपए का आपने क्या किया? कौन सी गली बनवाई मेरे मोहल्ले की, कौन सा पार्क बनवाया, कौन सी रोड या कौन से हवाई अड्डे में पैसे लगाए आपने? तो मोदी जी ने कहा बेटा इधर आओ, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, आपने ऊपर वहां पे देखा नहीं, उस गोले में, उस बबल में, उस क्लाउड में एक बात और थी। फर्स्ट पॉइंट तो आपने पढ़ा, सेकंड नहीं पढ़ा। सेकंड में ये लिखा हुआ है कि नो इंडिविजुअल पर्सन कैन आस्क दैट वेयर डिड हिज मनी स्पेंट, और कैसे सरकार ने उस पैसे को यूज किया। तो एक इंडिविजुअल इंसान जैसे मैं, आप या ये सोसाइटी मिल के भी ये नहीं पूछ सकती कि टैक्स का पैसा कहाँ यूटिलाइज हुआ। हाँ, आप एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि कितने लोगों ने इस बार टैक्स दिया, वो टैक्स का पैसा कहाँ कहाँ मेजोरिटी लगा, ये पता लगाया जा सकता है। लेकिन आप अपना इंडिविजुअल पैसा, जो आपने इंडिविजुअल टैक्स दिया 2,000 रुपए, ये कहाँ यूटिलाइज हुआ, इसका पता लगाना काफी मुश्किल है। सर ऐसा क्यों है? बेटा सिंपल सी बात है, सरकार अगर आपको ये सब चीजें बताने लग जाएगी कि हमने आपका 2,000 रुपए जो था वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया, तो सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा ऑन लेबर फोर्स बेसिकली। तो सरकार के पास लेबर फोर्स जो है ना लिमिटेड है। हाँ बेटा लिमिटेड ही है,
क्योंकि अगर ये काम बढ़ जाता है हमारा ये वाला बताने वाला, तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ साथ हमें ऐसे बंदे भी चाहिए रहेंगे जो पूरी रिपोर्ट बना के दें लोगों को कि उनका पैसा एक्चुअली में कहाँ खर्च हुआ। और इसको ट्रेस कर पाना सरकार के लिए काफी मुश्किल है कि भाई अगर मान लो ऐसा सोचो सरकार अगर आप हो और आपके पास बहुत सारा पैसा बक्से में पड़ा है, फिर आपको छांटना नहीं पड़ेगा कि यार जो पार्क बन रहा है इसमें रमेश के इतने पैसे लिखे हैं लिख लूं, सॉरी रमेश के इतने पैसे लगे हैं लिख लूं, अलग से रमेश का नाम लिखूं, फिर सुरेश के इतने पैसे लिखे हैं वो भी लिख लूं, उसके भी तो पैसे लगे हैं तो उसको बताना भी तो है तो नाम लिख लूं। तो बेटा ये चीजें तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसलिए सरकार ये चीज नहीं करती। अब अगला क्वेश्चन, आपके दिमाग में बेटा ये क्वेश्चन आने चाहिए आइडियली, क्योंकि जब भी आप टैक्सेशन पढ़ने जा रहे हो पहली बारी तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रीजन बीइंग दैट कि टैक्सेशन तो पढ़ लो यार, जीएसटी तो मैं पढ़ा दूंगा आपको, इनकम टैक्स भी आप पढ़ ही लोगे, ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए टैक्स क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, हु चार्जेस टैक्स, ये तो हमें पता है गवर्नमेंट, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। टैक्स लॉ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चीजें कैसे काम करती हैं, हाउ द थिंग वर्क्स इन इंडिया बेसिकली, है ना। तो हमारे पास एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो एक स्पेसिफिक वर्क को देखता है, ठीक है। हमारी पूरी गवर्नमेंट होती है, आप सभी को पता है हमारी एक पूरी गवर्नमेंट होती है बेटा, पूरी गवर्नमेंट के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, है ना, जिनको हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्रीज। ये अलग अलग काम करते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। तो इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी है एक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कि फॉर्म्ड अंडर रिवेन्यू एक्ट 1963 में बनाए गए दो डिपार्टमेंट अलग से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आने वाले दो डिपार्टमेंट बनाए गए जो रिवेन्यू एक्ट के अंदर बनाए गए। एक बात बेटा याद रखना, हर एक चीज जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस इज बैक्ड बाय, बैक्ड का मतलब पावर्ड बाय कानून। क्यों बेटा, क्योंकि कानून के बिना कोई भी चीज लागू नहीं की जा सकती। तो आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारी कंट्री का पता ही ना कि लीगल प्रोसेस होती है हर एक रूल को लाने की, तो लीगल प्रोसेस फुलफिल करने के बाद ही आप कुछ ना कुछ रूल लेके आ सकते हो। तो इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, दो पार्ट बनाए, एक का नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरे का नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये दो ऐसे डिपार्टमेंट है जो दो अलग अलग चीजें देखते हैं। नाम से पता चल रहा है, जिसको हम लोग पहले वाले को शॉर्ट में बोलेंगे सीबीआईसी, ठीक है, या सीबी, यहाँ पे आप बोल सकते हो सीबीआईटी बोल सकते हो, ये सीबीडीटी हो गया अपना। तो यहाँ पे क्या बेसिकली बात है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या कंट्रोल करता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स बड़ा टर्म है जीएसटी से, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में और भी चीजें आती हैं जैसे कस्टम्स, ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारा इनकम टैक्स मेजोरिटी पार्ट होल्ड करता है। तो सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स के लिए बांट दिया गया और सीबीआईसी या सीबीआईटी हमारा बांट दिया गया किसके लिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। तो नाउ यू नो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर दो ऐसी चीजें हैं जो टैक्स को कंट्रोल करती हैं भारत में। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स के लिए हमारे पास सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। बहुत बेसिक बात है आई नो, बट ये समझना बेटा जरूरी है। अब तीसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो एज ए स्टूडेंट आना चाहिए वो आना चाहिए कि हु गेव देम द पावर, मतलब उनको पावर कहां से मिली। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारे पास जितनी चीजें हैं वो बैक्ड बाय कानून होनी चाहिए, मतलब उनको पावर कानून से मिलनी चाहिए। और कानून का हमारे पास प्राइमरी सोर्स है क्या, भाई कानून कैसे बना, कानून इनिशिएट कहां से हुआ, कानून का जन्म कैसे हुआ भारत में। तो कानून का एक ही सोर्स है हमारे भारत में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा प्राइमरी सोर्स है। सेकेंडरी तो बहुत सारे हैं, प्राइमरी एक ही है जिसको हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं। इन इंडिया द मेजर सोर्स ऑफ लॉ गवर्निंग द कंट्री इज कमिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आपको कोई भी नियम बदलाव करना है, अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जीएसटी लाने के लिए भी हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए बिना चीजें पॉसिबल नहीं होती बेटा। मैंने आपको बताया हर एक चीज के पीछे कानूनी बैक है, बैक का मतलब सपोर्ट है। तो इसलिए हर एक चीज को कॉन्स्टिट्यूशन भी सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सपोर्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल नंबर 247 शेड्यूल 7 लेजिस्लेचर डिवाइडेड इन, मतलब भारत के अंदर जितना भी कानून है वो आर्टिकल नंबर 247 के हिसाब से बांटा गया है तीन लिस्ट में, ए बी और सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसके अंदर ना बांटा गया है कि कौन किसके ऊपर कानून कैसे कैसे बनाएगा और कैसे कैसे टैक्सेस को कलेक्ट करेगा। तो आर्टिकल नंबर 247 है बेटा, ये एमसीक्यू में आपके आ जाता है बहुत बारी क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट तीन तरीके की लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में क्या मतलब होता है सर, यूनियन जैसे नाम से पता चल रहा है
यूनियन लिस्ट के अंदर जितनी भी तरीके के टैक्सेस होंगे उन सब पे टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा बेटा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। पहला कौन सा टैक्स इसमें देखो, अब एक तरीके से आप ऐसे समझो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एक मोटी किताब है, उस किताब में जो पन्ने होते हैं ना, पन्ने पेजेस, उनको बोलते हैं आर्टिकल। अब उन आर्टिकल में जो लाइंस होती है ना उनको बोलते हैं एंट्री नंबर। मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन देके समझा रहा हूँ केवल, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत बड़ा सा एक किताब है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर पेजेस हैं आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर लाइंस लिखी है, लाइंस में है एंट्री नंबर। एंट्री नंबर बेसिकली वो पॉइंट्स है जो हमारे काम के हैं। तो आर्टिकल नंबर 247 के यूनियन लिस्ट ए लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में एंट्री नंबर 82 बोलती है कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू कलेक्ट इनकम टैक्स। देखो आप ये डीटी में भी पढ़ोगे, मैंने भी आपको बताया कॉमन है। तो इनकम टैक्स कैसे कलेक्ट कर पाते हैं मोदी जी? अब मोदी जी ही केवल इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली की बात करूं तो केजरीवाल सरकार है यहाँ पे, और सेंट्रल में सरकार है अपनी मोदी जी की। तो यहाँ पे इनकम टैक्स कलेक्शन का काम केजरीवाल सरकार नहीं कर सकती बेटा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उसको वो अधिकार ही नहीं दिया। वो अधिकार किसको दिया हुआ है? वो अधिकार दिया हुआ है केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब मोदी जी को। तो मोदी जी ही इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं पूरे भारत में, हर जगह। पूरे भारत में किसी भी जगह किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार नहीं है कि वो इनकम टैक्स कलेक्ट करे बेटा। तो आपको ये बात समझ के दिमाग में बैठा लेनी है कि मोदी जो टैक्स कलेक्ट कर पा रहे हैं इनकम टैक्स का, वो कैसे कर पा रहे हैं? वो कर पा रहे हैं एंट्री नंबर 2 आर्टिकल नंबर 247 शेड्यूल नंबर 7 की लिस्ट ए यूनियन लिस्ट में जो एंट्री है उसकी हम बात कर रहे हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, तो उनका ये अधिकार वहां से मिला। सेकंड चीज, एंट्री नंबर 83 कस्टम ड्यूटी। बेटा कस्टम ड्यूटी इज आल्सो अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली लेवाइड ऑन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोसीजर्स। तो कस्टम ड्यूटी भी अधिकार किसको है लगाने का? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स था जो सबसे पहले लगा करता था जीएसटी से भी पहले, जब भारत में जीएसटी नहीं आया था। एक्साइज ड्यूटी वाज यूज्ड टू बी लेवाई ऑन द प्रोडक्शन और द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट एक तरीके से टैक्स था, तो इसको लेने का अधिकार सिर्फ सरकार को है। अभी भी एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बहुत सारी चीजों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी अभी भी लागू है। ठीक है, इसके बाद वेल्थ टैक्स, ये तो गायब हो चुका है। संपत्ति का आप मान लो एक तरीके से टैक्स था, पहले ये डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा था, तो अब वेल्थ टैक्स जो है हमारा इनकम टैक्स में मर्ज हो गया है। ठीक है, लेकिन इसकी पावर दी गई है, तो मर्ज करने के बाद भी यार पावर चेंज नहीं हो जाती। एंट्री नंबर 86 में वेल्थ टैक्स आपको कलेक्ट करने की पावर दी है, फिर आप उसको किसी के साथ भी कलेक्ट करो, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ही वेल्थ टैक्स भी कलेक्ट कर सकती है। तो वेल्थ टैक्स को बेसिकली आप समझ लो ऐसे कैपिटल गेन टैक्स नाम से आप आगे जाके पढ़ोगे, उसी से मिलता जुलता टैक्स है जो सरकार अब नए नाम से कलेक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स का मतलब क्या था कि पहले सेल्स टैक्स दो तरीके से लगाया करते थे, एक वैल्यू एडेड टैक्स और एक सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो सीएसटी जो था हमारा, इसको हम शॉर्ट में सीएसटी बोलेंगे। सीएसटी और वैट दो चीजें थी, वैल्यू एडेड टैक्स और सीएसटी। तो सीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, किसके हक से? 92A एंट्री के हक से। और सर्विस टैक्स 92C, सर्विस टैक्स तो अभी भी बहुत सारी जगहों पे लगता है, बहुत सारे ऐसी गुड्स के ऊपर जिन पे जीएसटी नहीं लागू होता। तो ये भी पूरी तरह सर्विस टैक्स खत्म नहीं हुआ है बेटा, लेकिन हाँ जीएसटी आने के बाद बहुत सारे टैक्सेस जो हैं उसके अंदर मिल गए, तो इन सब चीजों की रेलेवेंस अब बहुत कम हो गई है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर्विस टैक्स चाहे जीएसटी के नाम से लगाया जाए, चाहे सर्विस टैक्स के नाम से लगाया जाए, एक्साइज ड्यूटी चाहे एक्साइज ड्यूटी के नाम से लगाया जाए, चाहे जीएसटी के नाम से लगाया जाए, लगा सिर्फ कौन सकता है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। इन सारे एक्सक्लूसिव राइट्स उनके पास हैं। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से टैक्स हैं? सर स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से टैक्स हैं? वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, है ना। अगर आप कोई भी माल बेचते हो एक स्टेट के अंदर अंदर, तो वहां पे वैट लगता है, और वैट का लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टेट गवर्नमेंट को है। एंट्री नंबर 46 एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम मतलब खेती बाड़ी वाली इनकम। सर खेती बाड़ी वाली इनकम तो हमारी एग्जाम्प्ट होती है ना टैक्स से? नहीं बेटा, ये आपको किसने कहा कि एग्जाम्प्ट होती है? सर हमने ऐसा सुना है कि जो किसान पैसा कमाते हैं खेती करके, वो एग्जाम्प्ट होती है, मतलब उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, कोई भी टैक्स नहीं लगता, उस पर तो टैक्स लगता ही नहीं है। यस सर, टैक्स नहीं लगता, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन इस बात को आप अलग तरीके से बोलेंगे तो ज्यादा आप ऐसा लगोगे कि हाँ भाई आपने टैक्स की नॉलेज थोड़ी तो गेन करी है। आप ऐसे बोलो इस लाइन को कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, एग्री इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या लगाया नहीं जा सकता? ये टैक्सेबल ही नहीं है वो इनकम, ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होती है बेटा, इसके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार सरकार को दिया गया है। सर कौन सी एंट्री से दिया गया है? एंट्री नंबर हमारी है इसमें 46 शेड्यूल नंबर 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप कभी भी पढ़ सकते हैं खुद भी।
तो ये एंट्री से जब पावर मिलती है तो टैक्स क्यों नहीं लगाते? दिल्ली गवर्नमेंट या फिर हरियाणा गवर्नमेंट टैक्स क्यों नहीं लगाती एग्रीकल्चर इनकम पे? क्योंकि बेटा यहाँ पे हमारा देश जो है कृषि प्रधान एक देश है, तो इसलिए उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता आउट ऑफ चॉइस ऑफ गवर्नमेंट, नॉट बाय द मैंडेट। ओके, तो मैंडेट नहीं है कि टैक्स नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। शायद आने वाले कुछ समय बाद जब एआई का ज्यादा प्रकोप बढ़ जाए तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाए। और बहुत केस में बेटा एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगता भी है, आप इनकम टैक्स में सीखोगे इस चीज को। ठीक है, तो इनकम टैक्स में आप ये चीज सीखोगे भी तो आपको पता चलेगा। देखो अगर ये मना होता कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो आप 1 रुपए का टैक्स नहीं लगा सकते थे, राइट? तो ये चैप्टर ही आपके इनकम टैक्स से नहीं होता, क्योंकि भाई इसके ऊपर तो टैक्स लगना ही नहीं है। देखो हटाओ, लेकिन आप देखोगे आपके पास एक चैप्टर आएगा एग्रीकल्चर इनकम का, जहां पे आप कैलकुलेशन करोगे कि एग्रीकल्चर इनकम में कितने रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्सेस, जैसे आप मान लो कल को एक प्रोफेशनल बन जाते हो, सीए बन गए, सीएमए बन गए, लॉयर बन गए, तो इन सबको साल में एक बार प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है। ये प्रोफेशनल टैक्स का कलेक्शन का काम स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। एंट्री नंबर 60 से पावर मिलती है। सर एंट्री नंबर 51 से एक्साइज ड्यूटी इन्हें भी मिल गया और एंट्री नंबर 84 से उन्हें भी मिल गया। सर दोनों पे एक्साइज ड्यूटी का पावर कैसे हो गया? देखो बेटा, एक्साइज ड्यूटी का पावर कुछ स्पेशल गुड्स को मद्देनजर रखते हुए केवल स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है। जैसे दारू, दारू के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का, जहां वो दारू बेची जाती है। तो ऐसी स्पेशल चीजें पहले रखी गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी सब पे कलेक्ट करेगी और कुछ ऐसे गुड्स होंगे स्पेशल जिसके ऊपर खाली स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? लिस्ट नंबर सी, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ऐसे करके हाथ मिलाती हैं। कैसे, मैं ऐसे दिखा दूं? हाँ, ऐसे करके हाथ मिलाती हैं। यार हाथ ऐसे मिलाते हैं, हाँ ऐसे ऐसे हाथ मिला लेती हैं। किस लिए? टैक्स कलेक्शन के लिए। और आपको पता है ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार का तो 36 का आंकड़ा है, तो दोनों मिलके कैसे टैक्स लगाएंगे? तो दोनों का मिलके लगाना काफी मुश्किल था पहले, और यही मुश्किलों की वजह से जीएसटी आने में इतनी देरी हुई। सर क्या आज जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट में लगाया जाता है? इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपको समझ में आया, शेड्यूल नंबर 7 की 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। उसमें कौन कौन सी एंट्री में कौन कौन से अधिकार किस किस सरकार को दिए गए, मैंने आपको सारे बता दिए बेटा। इसके बाद बेनिफिट ऑफ टैक्स क्या है हमारे पास? सर बेनिफिट ऑफ टैक्स आप खुद ही जानते हैं क्या है, कि हमारे पास सबसे पहला रिवेन्यू जनरेशन होता है, कि भैया हमारे पास पैसा आता है सरकार को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, पूरी कंट्री का पैसे तो चाहिए। तो वो पैसे कहां से आते हैं सरकार के पास? वो पैसे सरकार के पास आते हैं टैक्स के द्वारा। इक्वालिटी, अब सरकार क्या करती है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाती है। क्या लगाती है बेटा? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। देखो यहाँ लिखा है ना, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। अभी मैं ऊपर ऊपर से आपको बात बता देता हूँ। प्रोग्रेसिव का टैक्सेशन का मतलब बेसिकली ये है कि जितनी ज्यादा आपकी कमाई उतनी ज्यादा आपकी ठुकाई, मतलब उतना ज्यादा आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से होता क्या है? गवर्नमेंट क्या बोलती है भैया, देखो बहुत बेतुकी सी बात है, मैं भी मानता हूँ। गवर्नमेंट ये बोल रही है, मान लो कि मेरे पास, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो दो जने हैं, एक तो चिंटू है और एक पपलू है। एक पपलू है, पपलू कमाता है 1 लाख रुपए, चिंटू कमाता है 75,000 रुपए। ठीक है, तो सरकार बोलती है भैया ये तो नाइंसाफी है। हमने कहा कैसे? सरकार ने बोला भैया हमारी कंट्री के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, सबकी इनकम समान होनी चाहिए, ये अमीर नहीं होना चाहिए ज्यादा। तो सरकार ने बोला कि भाई चिंटू तुम टैक्स दो 10%, 7500 रुपए। तो तुम्हारी यूजेबल इनकम बचेगी हमारे पास 75,000 माइनस 10%, तो 67,500 की तुम्हारी यूजेबल इनकम बचेगी बेटा। ठीक है, अब पपलू क्योंकि 1 लाख रुपए कमाता है, तो सरकार ने बोला भैया इसकी भी इनकम कहीं ना कहीं इसके आसपास लेके आनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर इसकी इनकम ज्यादा होगी तो ये हवा में उड़ जाएगा। तो सरकार ने बोला बेटा इसके ऊपर लगाओ 30%, तो इसको टैक्स देना पड़ा बेटा 30,000 रुपए का। तो इसकी इनकम निकल करके आई 70,000 रुपए यूजेबल। तो तुमने देखा कहीं ना कहीं आसपास तो पहुंच ही गए। अब सरकार ने अपना क्या ऑब्जेक्टिव बताया इसके पीछे, कि बेटा हम इक्वालिटी लाना चाहते हैं, कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंट्री में है वो इक्वल लेवल पे हो, कहीं ना कहीं सबके पास सेम ही पैसा हो, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा अमीर ना हो, कोई बहुत ज्यादा गरीब भी ना हो। अब देखो ये बिल्कुल बेतुकी सी बात है, मैं भी मानता हूँ। इससे जेब खाली भर रही है सरकार की। यहाँ 7500 ले ली, यहाँ 30,000 ले ली। तो प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा आपकी कमाई उतनी ज्यादा बेटा आपकी ठुकाई विद द टैक्स। ओके, नॉट इन अदर पे। चलो इसके बाद इकोनॉमिक रेगुलेशन, सरकार बहुत बार इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी ये काम करती है, पॉवर्टी और इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ने के लिए भी काम करती है। जैसे अभी कोरोना वायरस वगैरह आए तो सरकार के पास टैक्सेशन वाला पैसा था, तो इसलिए सरकार ने उसे यूज करके बढ़िया अपना एडमिनिस्ट्रेशन दिखाया और चीजों को सही कर दिया। ठीक है जी, चलो बाकी का अगली क्लास में करेंगे। बाय बाय।